बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में। मैं हूं स्मिता सिंह। दोस्तों, ये मंच है खास आपके लिए, जहां आप अपने खेती बाड़ी से संबंधित तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं एक्सपर्ट्स के माध्यम से। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. श्रोतिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है खेती बाड़ी से संबंधित तो उठाइए फ़ोन, पूछिए अपना सवाल। आप चाहें तो फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर मेल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल के साथ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें। और चलिए बात करते हैं पहले दर्शक से। अमर सिंह हैं गुजरात से। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, ग्रीन टीवी के पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपने सवाल भेजा था। नमस्कार मैडम। हाँ, मैंने सवाल आप भेजा अपना था। सवाल पूछ सकते हैं सर। हाँ जी मैडम, मैं चंदन के बीज के लिए सर को पूछना चाहता हूँ। रेड चंदन के लिए मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, जी तो उसमें कितना बीज बोना पड़ता है मुझे? जी जी। अच्छा अमर सिंह जी, चंदन की खेती तो आप कर सकते हैं, लेकिन चंदन काटने पे प्रतिबंध है। तो सबसे पहले तो आप अपने वन विभाग से पूछें कि चंदन काटने देंगे क्या, क्योंकि चंदन की कटाई पर रोक लगी हुई है। तो ऐसा ना हो कि आप चंदन लगाएं और उसकी कटाई ना कर पाएं। ठीक है, फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, वन विभाग से जाएं, और अगर वो इस तरह की इजाज़त देते हैं तो उनके पास चंदन की आपको पौध भी मिल जाएगी। क्यारी में जो पौध पहले लगी तैयार होगी तो उसकी आप रोपाई कर सकते हैं। तो वहाँ से एक बार पता करें, पूरी खेती की जानकारी भी लें और ये भी पता करें कि वो उसको कटाई करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है चंदन की कटाई पर। थैंक यू तो अमर सिंह जी, आप इसकी जानकारी वन विभाग से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कटाई पर चंदन के प्रतिबंध है। तो पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही आप इसकी खेती करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। फोन लगाते हैं अपने दूसरे दर्शक को। दर्शक हैं हमारे साथ इलाहाबाद से गौरव जी। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, गौरव जी बात कर रहे हैं? जी मैडम, गौरव जी बात कर रहे हैं। नमस्कार गौरव जी, पूछे अपना सवाल। कार्यक्रम के लिए आपने सवाल भेजा था, साथ में तस्वीरें भी भेजी थी अपनी फसल की। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जी.सी. श्रोतिया जी। जी 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 मैडम। हाँ गौरव जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बस वही अभी क्या सर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, यहाँ कोसांबी में। जी, तो इस समय वो केले में काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। तो उसके लिए प्रॉपर कोई अगर सोल्यूशन हो, बढ़िया टेक्निकल कोई अच्छा हो जो रोक सके उस चीज को। अच्छा, लेकिन ये जो आपने तस्वीर भेजी है, ये बीमारी कितने उसमें फैली हुई है? इसमें क्या है सर, ये पूरी कांदी टूट के गिर रही है। जो इसका कांदी लगती है ना, जी जी, पूरा वो ब्लैक हो गया है और टूट के कांदी गिर रही है नीचे। हाँ जी, यही हमारा कहना है, क्योंकि ये आपने प्रश्न पूछने में ही बहुत देर कर दी है। जी जी। हाँ, क्योंकि ये जब फूल बनना चालू होता है और फल बनना चालू होता है तभी से इसका उपचार हो जाता है। अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी तो यही जहाँ ये बीमारी लगती है उसके लिए कहा जाता है कि भाई इसको हटा करके और नष्ट कर दें। तो जी जी जी। हाँ, अब जो दवा डालने का समय है, या अभी दवा डालेंगे भी तो, क्योंकि केला तो हर ख़राब हो ही गया है ये इसका, तो दवा भी कोई काम नहीं है। वो केला जो ख़राब है वो ख़राब ही रहेगा। तो इसमें जो हमें जैसे ही बीमारी चालू हो, या बल्कि यहाँ अगर ये बीमारी आम तौर पे होती है तो हमें शुरू से ही इसका सावधानी रखना पड़ता है और डायथिन M45 वगैरह का छिड़काव करना पड़ता है जब फल या फूल बनना चालू ही हुआ तब। अब जब ये फल बन गया है और बीमारी आप दिखा रहे हैं तो इसका नियंत्रण अब मुश्किल है। तो ये फंगस के कारण हुआ है सर? जी हाँ, ये फंगस ही इसीलिए फंजीसाइड जो आपने कहा डायथिन M45 या और दूसरे फंजीसाइड टॉप्सिन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। रुक सकता है लेकिन शुरुआत में ही करना पड़ता है। जी जी जी।
गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और फोन लगाते हैं अपने अगले दर्शक को। बस्ती यूपी से हमारे साथ पंकज पाल जी हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो जी, पंकज पाल जी बात कर रहे हैं। जी मैम। नमस्कार सर, पूछें अपना सवाल, कार्यक्रम से बोल रहे हैं ग्रीन टीवी से। जी मैम। जी, आप सीधे सवाल कर सकते हैं एक्सपर्ट से। आपका प्रोग्राम चल रहा था टीवी पे, जी, पपीते का एक शो दिखाया गया, उसमें नन्हा पपीता एक आया था, तो उसी तरह की पूछा की पूसा नन्ना। जी तो वो मिलेगा कहाँ? जी, ये नहीं बताया गया। अच्छा, पूसा नन्ना आप बीज भी ले सकते हैं और पौधा भी कोई अगर तैयार कर रहा है तो पंकज जी वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड, हाँ नमस्कार, ये एक संकर किस्म है और इसका बीज आपको हमेशा नया लेना पड़ेगा। तो कोई जो लोग पौध तैयार कर रहे हैं उनसे भी पौध ले सकते हैं या फिर बीज ले सकते हैं। तो ये अक्सर छोटे उसमें आता है, 10 बीज की या 20 बीज की पाउच आती है और चूँकि हाइब्रिड है तो महंगे भी होते हैं। आप इसके नाम से ही लगा हुआ है कि ये पूसा का है, तो पूसा दिल्ली से ये लगा हुआ है। और दूसरे बीज वितरक भी इसको ज़रूर रखते होंगे, तो किसी भी डीलर से जो बीज बेचते हैं वो हाइब्रिड सीड्स भी बेचते हैं, तो पूसा नन्ना का सीड भी ज़रूर रख रहे होंगे, तो वहाँ संपर्क कर लें। नहीं सर, गोरखपुर और बस्ती जिले में नहीं है सर कहीं? तो लखनऊ में मिल जाएगा। हमने देखा है कि लखनऊ में इसकी उपलब्धता है, तो किसी से मंगा लें। और वहाँ रहमान खेड़ा में बागवानी इंस्टीट्यूट है, उनसे भी पता कर लें। नहीं तो बीज विक्रेता के पास ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये आम हो गए हैं। तो अभी नर्सरी लगा लेंगे तो अभी समय है, फिर देर हो जाएगी तो नर्सरी नहीं लगा पाएंगे आप। जी सर। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस मंच पर पूछने के लिए। जी नमस्ते मैम। जी, और दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल, बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान विशेषज्ञ के माध्यम से। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, पूछते रहिए अपने सवाल, क्योंकि जारी है पूछें अपना सवाल। तुलसी के लिए आपने सवाल भेजा है, तुलसी की जानकारी आप चाहते हैं? हाँ जी, उसके बारे में प्लीज आप बताएं मुझे। जी, जी। पुष्पेंद्र जी, तुलसी या कोई भी हर्बल फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल ये है कि जब भी आप हर्बल अपना पैदा करेंगे कोई भी, तो उसके बाज़ार का पहले सुनिश्चित करें कि हम इसको कहाँ बेच पाएंगे। खेती की जानकारी तो अवश्य मिल गई, लेकिन बेचना ज़रूरी है जिससे कि आपकी आमदनी बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछें अपने सवाल में, जिसमें आपके सवालों के जवाब, आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको देते हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल भेजा है छत्तीसगढ़ से। सर, सवाल आया हमारे पास चंद्र प्रकाश जी का छत्तीसगढ़ से। इनका सवाल है कि इनकी मूंगफली अंदर से सूख रही है, क्या समस्या के समाधान हो सकते हैं, वो ये जानना चाहते हैं शायद। मूंगफली अंदर से सूख रही है मतलब ये तो मूंगफली का सीज़न है जो अभी खरीफ में लगती है जी, या इनकी समर में लगाई गई गर्मी की जो मूंगफली है वो है। ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या पूरे खेत की मूंगफली सूखी है या कुछ पैच में किसी खेत के हिस्से में सूखी है। जी, अगर किसी कारण से अंदर से छोटी रह गई है, सिकुड़ रही है, तो उसमें मौसम का कोई असर था, या अगर पैचेस में हो रही है तो कहीं कुछ बीमारी का असर है, ये देखना ज़रूरी है। जी, अगर पौधा बीमार है, उसका तना या जड़ गली हुई है और खुराक पहुंची नहीं है फल तक पूरी, या नमी पहुंची नहीं है पूरी, तो मूंगफली के बढ़ने की संभावना नहीं रहती, जिसको ये कह रहे हैं कि मूंगफली सूखी हुई है या छोटी रह गई है। जी, जी। तो ये सब बातें देख करके ही पता चलती है। तो वो अपने निकट के पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ संपर्क कर लें, या अगर बहुत दूर है ये जिला मुख्यालय से जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो अपने तहसील पर या
छोटे उस पर कृषि विभाग के लोग होंगे, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और जानने की कोशिश करें कि कारण क्या है, तभी निदान हो सकेगा। तो चंद्र प्रकाश जी, बहुत संक्षिप्त आपका सवाल था, छोटा सवाल था जिसमें ठीक तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी कि आप पूछना क्या चाहते हैं। फसल सूखी है या उसका बीज सूखा है, या आपको जो फसल प्राप्त हुई है वो सूखी हुई है, मूंगफली की पूरी फसल खराब है, ये सब जानने के लिए, पूरी जानकारी अपनी फसल के लिए प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र जाकर वहां से जानकारी लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले दर्शक से। पुष्पेंद्र हैं हमारे साथ पंजाब से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में। हाँ जी। हाँ जी। जी, आप अपना सवाल सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारे साथ जीसी श्रोतिया जी हैं, कृषि विशेषज्ञ। हाँ जी। ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, जो हर्बल फार्मिंग होती है ना। तुलसी के लिए आपने सवाल भेजा है, तुलसी की जानकारी आप चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, उसके बारे में प्लीज आप बताएं मुझे। जी जी। पुष्पेंद्र जी, तुलसी या कोई भी हर्बल फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, हर्ब्स आजकल कई जगह काम आ रहे हैं। एक तो आयुर्वेद में भी काम आ रहे हैं, मेडिसिनल वैल्यू इनकी है। दूसरा एरोमेटिक सुगंध की भी इनकी वैल्यू है, सुगंध के लिए भी काम आ रहे हैं। और जैसे हर्बल तुलसी को ही ले लें तो तुलसी चाय भी बन रही है। तो सवाल ये है कि जब भी आप हर्बल अपना पैदा करेंगे कोई भी, तो उसके बाज़ार का पहले सुनिश्चित करें कि हम इसको कहाँ बेच पाएंगे। खेती की जानकारी तो अवश्य मिल गई, लेकिन बेचना ज़रूरी है जिससे कि आपकी आमदनी बने। तो जो लोग दवा बना रहे हैं, औषधि बना रहे हैं आयुर्वेद में, या जो लोग कॉस्मेटिक में इसको काम में ले रहे हैं, या जो लोग सुगंध बना रहे हैं, इत्र वगैरह बनाते हैं बहुत से लोग, और जैसे तुलसी की चाय में इसके साथ लेने वाले हैं, तो पत्ती भी इसके काम में आ सकती है। बहुत से हर्बल का बीज काम में आता है, बहुत सी हर्बल का तेल भी काम में आता है, इत्र वगैरह बनाते हैं। तो क्या किस किस ढंग से हम अपने हर्बल प्लांट को उपयोग कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे अलग करना है और कैसे उसको बाज़ार करना है, ये सब जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास बाज़ार है तो उसकी कोई भी हर्बल आप लें और उसकी खेती कर सकते हैं। जी, तो पुष्पेंद्र जी, आपको सलाह है डॉक्टर साहब की कि आप खेती ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले बाज़ार का पता ज़रूर करें कि आप खेती जब करेंगे तो उस फसल को आप कहाँ बेच सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है भरूच गुजरात से देवेंद्र जी का। सर, इनका सवाल है कि इन्हें एलोवेरा की खेती करनी है, उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं। एलोवेरा आजकल काफ़ी प्रचलन में आ रहा है जी। और लोग उत्सुक हैं खेती करने के लिए, ये अच्छी बात है। एलोवेरा एक तरह से नकदी फसल के रूप में भी आप ले सकते हैं और कुछ सालों तक ये एक बार लगाने पे आपको फसल दे सकती है। लेकिन ये एक नई फसल है, आमतौर पे नहीं होती है, तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम इसका पूरा प्रशिक्षण लें। और दूसरी बात होती है कि हमको बीज कहाँ से मिलेगा, पौध कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये पौध से लगेगा। तो इनके पास, चूँकि ये अंकलेश्वर में है गुजरात में, तो पास में ही नवसारी में कृषि विश्वविद्यालय है जो खास करके हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का है, बागवानी और वन जंगलात का। तो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का चूँकि वहाँ पर विश्वविद्यालय है, वहाँ से ये पता करें कि वहाँ कौन सी वैरायटी एलोवेरा की है और क्या सुविधाएं और भी वहाँ से मिल सकती है। तो वहाँ एक बार अगर बीज का प्रबंध हो सकता है तो जानकारी भी उनसे मिल जाएगी कि कितनी दूरी पे लगाना है, क्या खाद देनी है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो पौध लगानी है वो मिलनी चाहिए, जिसके लिए इन्हें नवसारी जाकर बागवानी और वानिकी जो केंद्र है वहाँ से जानकारी लेनी है। जी। तो देवेंद्र जी, आपको पूरी जानकारी दे दी है डॉक्टर साहब ने कि आपको अपने पास में जो नवसारी है वहाँ जाकर विश्वविद्यालय जो भी हो कृषि का, वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करें और उसके बाद ही आप एलोवेरा की खेती करें। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेंगे आप ही के कुछ और सवाल। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। जो ग्राहक है और जो बाजार की मांग है उससे अनुसार हम खेती करेंगे तो हम खेती को बिजनेस बना पाएंगे।
नहीं तो वो एक परंपरागत खेती हो जाएगी, जहाँ सिर्फ हमारी खेती तो एक सस्टेनिंग एग्रीकल्चर है जो परिवार को सिर्फ सस्टेन कर रही है। कमर्शियल एग्रीकल्चर अभी मोटे तौर पे नहीं है। लेकिन आप जैसे युवा और पढ़े लिखे और MBA किए जब लोग खेती में आएंगे तो नए दृष्टिकोण से, नई विचारधारा से, नए इन्वेस्टमेंट के साथ, नई सोच के साथ खेती करेंगे तो ज़रूर खेती बिजनेस बनेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपने अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ आगरा से आशुतोष जी हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो। नमस्कार, आशुतोष जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। आशुतोष जी, आपने सवाल भेजा था, पूछें अपना सवाल कार्यक्रम के लिए। मेरा सवाल था जी। कि एग्रीकल्चर को हम एज अ बिजनेस कैसे ले सकते हैं? जी आशुतोष जी, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और सटीक है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हैं, करते क्या हैं? जी सर, अभी तो मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। हाँ जी। MBA किया हुआ है मैंने। अच्छा, आप चूँकि आगरा में हैं तो खेती की विशेष जानकारी लेने के लिए बिचपुरी आगरा में ही आपका कृषि का महाविद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज है बिचपुरी में। जी। तो वहाँ थोड़ी जानकारी लेंगे। आगरा में और भी दूसरी तरह की खेती, अगर फूलों की खेती करना चाहते हैं तो भी वहाँ दूसरी जगह भी सूचना मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जब आप एग्री बिजनेस की बात करते हैं तो मोटे तौर पे 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। कृषि में हम क्या करते हैं कि वो एक बिजनेस में परिवर्तित हो जाएं। बिजनेस में एक होता है सबसे मुख्य ग्राहक या बाज़ार। तो हम जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उसका बाज़ार कैसा है, ये ध्यान रखने की बात है। तो बाज़ार से संतुलन, और दूसरी बात है हम जो चीज़ बना रहे हैं या पैदा कर रहे हैं उसका मूल्य वर्धन क्या करें। और तीसरी बात यह है कि जो हम पैदाइश कर रहे हैं उसमें जो हमारी खर्चा और लागत है वो किस तरह की है। और चौथी बात यह है कि क्या हम खेती की पद्धति में बदलाव ला करके अधिक उपज और गुणवत्ता युक्त उपज ले सकते हैं। और पांचवी बात यह है कि बाज़ार क्या मांग रहा है, क्या हम हाई वैल्यू प्रोडक्शन कर सकते हैं या गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का इसी में फंसे रहेंगे। तो अगर हाई वैल्यू क्रॉप करनी है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर करना है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें पूरा क्रॉपिंग प्लान बनाना पड़ता है कि हम क्या खेती करना चाहते हैं। तो जो ग्राहक है और जो बाज़ार की मांग है उससे अनुसार हम खेती करेंगे तो हम खेती को बिजनेस बना पाएंगे। नहीं तो वो एक परंपरागत खेती हो जाएगी, जहाँ सिर्फ हमारी खेती तो एक सस्टेनिंग एग्रीकल्चर है जो परिवार को सिर्फ सस्टेन कर रही है। कमर्शियल एग्रीकल्चर अभी मोटे तौर पे नहीं है। लेकिन आप जैसे युवा और पढ़े लिखे और MBA किए जब लोग खेती में आएंगे तो नए दृष्टिकोण से, नई विचारधारा से, नए इन्वेस्टमेंट के साथ, नई सोच के साथ खेती करेंगे तो ज़रूर खेती बिजनेस बनेगा। जी आशुतोष जी, खेती को उद्योग बनाने के लिए, कृषि को कृषि उद्योग बनाने के लिए आप जैसे युवाओं का योगदान बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। एक बहुत अच्छी बात जो कही है डॉक्टर साहब ने वो ये कि अगर कृषि को उद्योग बनाना है तो तकनीकी का हाथ थामना होगा। पारंपरिक तरीकों से किसान जो खेती कर रहा है अगर वो तकनीकों का हाथ थामेगा तो एक स्मार्ट किसान बन सकता है। और चलिए आज के अंतिम दर्शक से भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं राजीव जी से, पठानकोट से हैं, पंजाब से। आइए बात करते हैं इनसे। हेलो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आप अपना सवाल सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हमारे साथ GC श्रोतिया जी हैं, कृषि विशेषज्ञ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी। हाँ जी सर, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ, पंजाब का हिली एरिया है जी। अच्छा सर, मेरा ना नींबू का बाग है जी।
उसमें सर जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो सर प्रॉब्लम रहती है इसकी डाई बैक की सर। हाँ हाँ। और एक है सर उसमें जो फ्रूट के ऊपर दाग लग जाता है सर। अच्छा, जो डाई बैक हो रहा है वो कितने पौधों में हो रहा है और किस स्तर पे आ गया है? अभी तो सर मैंने अभी तो कंट्रोल है। तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अब जो सावधानी बरतने की बात यह है कि तने के आसपास जो थाला आपका नींबू का है उसके पानी उस तने के पास ना लगे, दूर से थाले में लगे। अगर आप चाहते हैं कि वो बीमारी नहीं आए तो हम उसमें बावेस्टीन 15 ग्राम बावेस्टीन थाले में घोल करके सिंचाई कर देंगे तो वो थोड़ा नियंत्रण रखेगा। और बावेस्टीन 1 लीटर में सर। हाँ, और थोड़ा पानी पिला दें ताकि वो ज़मीन में जाए और फंगस जो है उस पर नियंत्रण रखे। सर ये हर रेनी सीजन से पहले हाँ, कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है, अगर उसकी संपूर्ण मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले हैं तो भी पौधे में थोड़ी कमजोरी रहती है और उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है। अच्छा। तो आम तौर पे हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश दे देते हैं, लेकिन नींबू में काफ़ी मात्रा में दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व भी ज़मीन से निकलते हैं। तो एक सिफारिश है काफ़ी कि पोषक तत्व भी दिए जाएं। तो इसके एक पूरा आप एक रूपरेखा ले लीजिए, अपने कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर लीजिए और पूरी सलाह ले लीजिए, तो आप एकदम बिल्कुल अच्छा नींबू के बाग रख सकेंगे। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। जी, तो दोस्तों फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है, खेती बाड़ी से संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के जरिए या फिर मेल करके अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। सवाल के साथ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और जगह जहां से आप भेज रहे हैं लिखना ना भूलें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।